हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। कक्षा 10 के भूगोल को पढ़ते हुए हम लोगों ने दूसरे अध्याय वन एवं वन्यजीव संसाधन को कंप्लीट किया हुआ था। वो एक ही वीडियो में वो पूरा पाठ हमने कंक्लूड कर लिया था। उस अध्याय के प्रश्नोत्तर और कुछ गतिविधियाँ थीं, उनको हम इसमें हल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वन एवं वन्यजीव संसाधन अध्याय को समझने के लिए अगर आपको YouTube पे जाना है तो आपको ये जो लिंक दी गई है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आपको कक्षा 10 के सभी वीडियोस देखना है तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक कर दीजिए। आपको पिछले अध्याय के और इसके सारे वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगे। और यदि आपको YouTube चैनल ई क्लासेस बाय मनीष सर पे उपलब्ध सारे वीडियो देखने की इच्छा है तो आप YouTube के सर्च बार में ई क्लासेस बाय मनीष सर टाइप कर दीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा। तभी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो चूंकि हमारे पाठ का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन, तो सबसे पहले बात आती है वन किसे कहते हैं। तो वह भू क्षेत्र जहाँ पर वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक हो, वन कहलाता है। फिर दूसरा सवाल आता है हमारे सामने कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है। तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को हम जैव विविधता कहते हैं। इसके अलावा जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है, जीवन और विविधता, अर्थात जीवन की विविधताओं के संयोग को लिए हुए जो प्राकृतिकता होती है, जो नेचुरलिटी होती है, उसको हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के कुछ उदाहरण अगर हम बात करें, जैसे एक पेड़ है जिसकी जाति है आम और आम की कई प्रजातियां होती हैं। उन प्रजातियों के नाम भी आप लोग जानते हैं, जैसे दशहरी, अल्फांसो, मालदा, लंगड़ा, चौसा। ये उसी प्रकार मछली होती है। मछली एक जाति है लेकिन उसकी अनेक प्रजातियां होती हैं, झींगा, कतला, राहू, शार्क, व्हेल इत्यादि। ऐसे ही हर एक पेड़ पौधे की, जीव जंतु की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। जिस क्षेत्र में जितनी अधिक जीव तथा जीवों की प्रजातियां पाई जाएंगी वह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से बेहतर स्थिति में कहलाता है। अब सवाल ये आता है कि जैव विविधता मानव जीवन के लिए आवश्यक क्यों है। तो क्योंकि जैव विविधता हर एक जीवन के लिए आवश्यक है, केवल मानव जीवन के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए आवश्यक है। और मानव तथा दूसरे जीवधारी आपस में जुड़े हुए हैं, जरूरतें एक दूसरे को जोड़े हुए हैं, चाहे वह भोजन की जरूरत हो या अन्य जरूरी चीजें। पारिस्थितिकी तंत्र यह वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण और उन भौतिक तथा रासायनिक कार्यों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। इस तरह से एक छोटा तालाब से लेकर कुआं और पूरी पृथ्वी पारितंत्र हो सकता है। पर्यावरण किसी भी सजीव प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति पर्यावरण कहलाता है। हमारे आसपास चारों ओर के आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। अब बात करते हैं प्रकृति संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ की बात। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब IUCN। यदि आपको IUCN का पूरा नाम भी पूछ लिया जाए परीक्षा में तो आप लिख सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह भारत में पाई जाने वाली विभिन्न जातियों की अलग अलग श्रेणियों को इसने विभाजित किया है। सामान्य श्रेणी, जिसके अंतर्गत वे जातियां शामिल हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, मतलब जिन पर अभी किसी तरह का कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है, जैसे पालतू पशु, गाय, बैल, घोड़ा, बकरी इत्यादि। इसके अलावा पादपों में साल, चीड़ और रोडेंट्स जैसे गिलहरी, चूहे, खरगोश इत्यादि। संकटग्रस्त जातियों की बात करें तो जिनके ऊपर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन कब मंडरा रहा है, जब उनके बने रहने की स्थितियां समाप्त हो जाएं, उनका जीवित रहना कठिन हो जाएगा, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर आदि। सुभेद्य प्रजातियां ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है। इन पर संकट आ चुका है और ये धीरे धीरे घट रही हैं। विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली तो ये संकटग्रस्त श्रेणी मतलब अपग्रेडेड हो जाएंगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि। दुर्लभ प्रजातियां, भारत में इस वर्ग की जातियों की संख्या बहुत कम है। यदि इन पर विपरीत प्रभाव नहीं रुका तो ये समाप्त ही हो जाएंगी, जैसे हिमालय के भूरे भालू, एशियाई भैंसा, रेगिस्तानी लोमड़ी और हॉर्नबिल। ये दुर्लभ श्रेणियों में आते हैं।
फिर स्थानिक की बात करें तो अंडमानी टील, कबूतर, ये सारी चीज़ें हैं लुप्त प्रजातियां जो लुप्त हो गई हैं, जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये अब आपको ढूंढने से भी नहीं मिलने वाली। प्रतिकूल परिस्थितियां क्या हैं जिनसे इन प्राणी जगत का, वनस्पति जगत का ह्रास हुआ, ये आप लोगों ने देखा है। इसके बाद हम देखते हैं दावानल, एक नया शब्द आया था। तो दावानल जो है, जंगल में लगी हुई आग को दावानल कहते हैं, और जब ये जंगल में लगती है तो पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी को जलकर नष्ट हो जाते हैं। और यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वहाँ पर जंगल में वनस्पति और मिट्टी सूख जाती है, आर्द्रता बहुत कम हो जाती है। आग लगने का कारण या तो प्राकृतिक रूप से बिजली गिरना, पेड़ों का आपस में टकराना, जैसे दो बांस जब आपस में टकराते हैं तो लकड़ियों के टकराने से घर्षण से आग उत्पन्न हो जाती है, या फिर मानवीय गतिविधि से, कभी हमने वहाँ पर चूल्हा जलता छोड़ा है, या हमने बीड़ी या सिगरेट कभी पी और वहाँ पर छोड़ दिया, इस वजह से भी आग लग जाती है। इसके बाद एक विषाक्तकरण भी कारण आया था कि उद्योगों से निकलने वाले कचरे और कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने वाले कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों से भी जल और भूमि प्रदूषित हुई है। इसके बाद सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, इनके बारे में देखा। इसको आप जानते हैं बहुत अच्छे से। भारत में पेड़ पौधे तथा वन्य जीव की सुरक्षा हेतु उठाए गए कदमों में भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 है। इसके अंतर्गत प्रावधान भी बहुत सारे किए गए हैं कि जंगली जानवरों, पक्षियों, पौधों को संरक्षण दिया गया, दुर्लभ प्रजातियों के शिकार पर रोक लगाई गई, और बहुत सारे कानूनी प्रावधान इसमें किए गए हैं। टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगर को रिजर्व रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए बात कही गई है, क्योंकि 20वीं सदी के प्रारंभ में जिन टाइगर्स की संख्या 55,000 थी, वे अब केवल 1973 आते आते 1,827 रह गए। बाघ की संख्या कम होने के अलग अलग कारण यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डाली। अब हम पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। अच्छा हाँ, यदि आपको इसके PDF देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करके ये जो कुछ भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसकी PDF आपको बिल्कुल फ्री, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं है, आप सीधे क्लिक करें और डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन आपको बदले में सिर्फ एक अच्छा काम ये करना है कि आपको सब्सक्राइब करना है और आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग शेयर करें। उसके पहले पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नोत्तर को हम हल करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? एक, कृषि प्रसार, दूसरा वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीसरा पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना, चौथा तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो 3 कारण तो हैं, लेकिन ये चौथा कारण सटीक कारण नहीं है, ये आएगा गा। पशुचारण और ईंधन से लकड़ी एकत्र करना इसलिए ह्रास का कारण नहीं होता क्योंकि इसके लिए पूरे पेड़ को ना काट करके उसकी कुछ टहनियों को काट कर लाया जाता है, इसलिए इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। दूसरा, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? पहला, संयुक्त वन प्रबंधन, इसमें सरकार ने समुदाय को भागीदार बनाया है। चिपको आंदोलन सीधे सीधे समुदायों की भागीदारी है। बीज बचाओ आंदोलन भी यही है। और सेंचुरी का परिसीमन ये नहीं है, घाव उत्तर आएगा। अच्छा, बीज बचाओ आंदोलन को हम एक बार देख लेते हैं क्या है। चलिए, बीज बचाओ आंदोलन क्या है? यह आंदोलन परंपरागत अनाजों और उनके बीजों को संरक्षित रखने का एक अभियान है। इसकी शुरुआत चिपको आंदोलन से जुड़े हुए विजय जरधारी ने की थी। उन्होंने खेतों की अनूठी परंपरा पद्धति से 12 नाजा नाम की पुस्तक की रचना की। 12 नाजा एक प्रकार का फसल चक्र पद्धति होती है। तो ये बीज बचाओ आंदोलन आप लोगों ने समझ लिया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 हम देखते हैं कि निम्नलिखित प्राणियों और पौधों को उनके अस्तित्व वर्ग से मेल कराएं। तो इसके सीधे उत्तर को हम देखते हैं। काला हिरण इस समय संकटग्रस्त प्रजाति वर्ग के अंतर्गत है। एशियाई हाथी सुभेद्य जाति के अंतर्गत। अंडमानी जंगली सुअर स्थानिक प्रजाति है। हिमालयन भूरा भालू दुर्लभ किस्म के वर्ग में आएगा, जबकि गुलाबी सिर वाला बत्तख लुप्त प्राय हो गया है। तीसरा, निम्नलिखित का मेल करें। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? आरक्षित वन के अंतर्गत क्या होता है कि वन एवं वन्यजीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से ये वन सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं, जबकि रक्षित वन में वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है। अवर्गीकृत वन के अंतर्गत सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य और बंजर भूमि आती है। प्रश्न क्रमांक 4 पूछता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए।
सबसे पहले जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जब हमने इस किताब में इस अध्याय को शुरू किया था तभी लिखा था कि पृथ्वी पर एक साथ विविध जीवों का रहना, जैसे सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, जोंक और बड़े से बड़ा वटवृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल, मनुष्य, बंदर आदि और अन्य करोड़ों जीव इस विविधता के साथ मिलकर रहते हैं, यही कहलाती है जैव विविधता। जैव विविधता में वन जो है वे प्राथमिक उत्पाद हैं और अन्य जीव इस उत्पाद पर निर्भर करते हैं और साथ ही प्रत्येक जीव भोजन जाल का एक हिस्सा है। इनमें से किसी एक के भी खत्म हो जाने के कारण भोजन जाल टूट सकता है, जिसके कारण जीवन के अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। अतः जैव विविधता मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद चौथे का दूसरा, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्रकृति, वनस्पति जात और प्राकृति प्राणी जात के ह्रास का कारण है। तो डेफिनेटली मानव की क्रियाओं से ही इनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि कृषि कार्य हो या आवासीय कार्य हो, सड़क निर्माण, फैक्ट्री का निर्माण, डैम का निर्माण, ये जो मानवीय क्रियाएं हैं इनकी वजहों से लगातार जंगलों को काटा जा रहा है और ये क्रियाएं तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। वनों के नष्ट होने से जहाँ वनस्पति जात नष्ट हो रहे हैं, वहीं वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास भी खराब हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, विनाश हो रहा है उनका। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो मानवीय क्रियाएं हैं ये वनों के नष्ट होने का कारण है, जिससे प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के समक्ष संकट गहरा रहा है। अब आते हैं हम 5वें प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। पहला, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान दिए। समुदायों की बात हो रही है, तो समुदायों ने एक सरिस्का बाघ रिजर्व के अंतर्गत राजस्थान के गांवों के लोगों ने स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा की है और साथ ही सरकार की ओर से भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जैसे राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने लगभग 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी घोषित कर रखा है और उस सेंचुरी के अपने नियम हैं। हिमालय क्षेत्र का चिपको आंदोलन भी इसी तरह का है। बीज बचाओ आंदोलन, नवोदानय, इस तरह के जो आंदोलन हैं, इन आंदोलनों के माध्यम से समुदायों के द्वारा वन एवं वन्यजीव संरक्षण किया जा रहा है। अगला प्रश्न 5वें का दूसरा, वन और वन्यजीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। वन और वन्यजीवों की देवी देवता मानकर पूजा करना विशेषकर भारत में प्राचीन काल से ही देखने में आता है। इस प्रकार पूजा का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक तथा प्रकृति में विद्यमान वन, वन्यजीव, जल, हवा का रक्षण करना है। भारत में वटवृक्ष है, पीपल है, केला है, बिल्वपत्र है, इन पेड़ों की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। कई समुदायों में विवाह के अवसर पर आम और महुए के पेड़ की पूजा करके उसका आशीर्वाद लिया जाता है। हिंदू समुदाय में महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसी तरह से आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा करती हैं। नदियों, झरनों, पहाड़ों की चोटियों, पेड़ों, पशुओं को भी पवित्र मानकर उनकी पूजा भारतीय समाज में परंपरागत रूप से की जाती है। भगवान कृष्ण ने भी लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। भारतीय हिंदू सनातन धर्म में गाय को माता, बंदर को भगवान, बैल को शिव की सवारी मानकर पूजा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनेक परंपराओं के द्वारा प्रकृति में विद्यमान अनेक जीवों की किसी न किसी प्रकार पूजा करके उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इसके बाद एक अच्छा प्रश्न है, एक जीव जिसकी आँख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर आंसूनुमा लकीर होती है, वह कौन सा जीव है? तेंदुआ, चीता, बिल्ली या दरियाई घोड़ा? तो इसका उत्तर आएगा चीता। अगले में चलते हैं हम। स्लैश और बर्न अर्थात काटो और जलाओ का संबंध है जनजातीय कृषि से, सामान्य कृषि से, पहाड़ी कृषि से या सहकारी कृषि से? उत्तर आएगा जनजातीय कृषि से। इसके अंतर्गत हमने देखा कि हमारे जनजातीय बंधु साल 2 साल में जंगल काटते हैं और वहाँ पर नए खेत बनाते हैं
और साल 2 साल खेती करने के बाद फिर नए जंगल काटते हैं और वहाँ पर फिर उनको काट कर जलाते हैं और फिर वहाँ खेती करने लगते हैं। इस तरह से लगातार जंगल कटते जाते हैं। कैंसर के रोग के उपचार में उपयोगी है सिनकोना, टक्सोल, आ और बा दोनों नहीं। तो इसका उत्तर आएगा बा, टक्सोल। यह हिमालयन यव से बना हुआ एक तो है। अब सवाल आता है कि हिमालयन यव क्या है? क्या यह एक प्राणी है, एक वनस्पति है, एक मछली है या कोई नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा यह एक वनस्पति है। यह चीड़ के प्रकार का एक वृक्ष है जिसमें से एक रसायन निकलता है। उस रसायन को हम बोलते हैं टक्सोल और यह टक्सोल कैंसर के उपचार में उपयोगी होती है। इसके बाद सत्य असत्य बताइए कि चीता एक तेंदुआ होता है। अक्सर भारतीयों में यह बात घर कर गई है कि चीता एक तेंदुआ होता है। यह पूरी तरह से असत्य है, यानी इस कथन का सत्य असत्य पूछा जाता है तो यह आएगा असत्य। झूम खेती से वनों को कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान होता है, यह भी असत्य है। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई, यह सत्य है। चिपको आंदोलन में वृक्षों से चिपक कर उनकी रक्षा के प्रयास किए जाते हैं, यह भी सत्य है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भी सत्य है। अब लघुत्तरीय प्रश्नों में जैव विविधता क्या है यह हम देख चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न, आरक्षित वन क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वह वन जिनमें इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है, जिनमें पशुओं को चराने और खेती करने की अनुमति नहीं होती, उनको आरक्षित वन कहते हैं। मतलब किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि या किसी भी तरह की अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित हों तो वे वन आरक्षित वन कहलाते हैं। रक्षित वन क्या होते हैं? तो वे वन जिनमें कुछ सामान्य प्रतिबंधों के साथ पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है और खेती करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन ये सामान्य प्रतिबंध किसके लिए होते हैं? उनके लिए जो उस वन क्षेत्र के अंतर्गत ही निवास कर रहे हैं। बाहरी किसी व्यक्ति के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश निषिद्ध होता है। केवल वन क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हमारे जो जनजातीय बंधु हैं या अन्य हैं, उनके साथ में यह प्रतिबंध लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न, अवर्गीकृत वन क्या होता है? ऐसे वन जिन तक पहुंचना दुर्गम होता हो, जहां पशुओं को चराने खेती करने का कोई प्रतिबंध ना हो, ऐसे वन प्रायः अनुपयोगी होते हैं। इसके बाद जैव विविधता के 2 लाभ लिखो। पहला, जैव विविधता से हमारी प्राकृतिक संपदा विशेषकर जीव जंतु प्रकृति के सौंदर्य को 4 चांद लगा देते हैं और धरती को स्वर्ग के समरूप बना देते हैं। खा, भारत की प्राकृतिक संपदा और वन्य प्राणियों को देखने के लिए हर वर्ष अनेक पर्यटक भारत आते हैं। इस प्रकार अनजाने में भारत की जैव विविधता से बहुत सी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो ये तो हमारे हो गए लाभ, जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लाभ एक एक दोनों हो गए। लेकिन जैव विविधता से हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, जिनको हमने प्रश्न क्रमांक 1 में देख चुके हैं। प्रश्न 6वां, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान वह सुरक्षित क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता और वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है। पौधों और जीवों की संकटग्रस्त जातियां कौन सी हैं बताइए? तो इनको हम पूर्व में देख चुके हैं। पौधों और प्राणियों की सामान्य जातियां कौन सी हैं? तो सामान्य जातियों में पशु, चीड़, साल, कृंतक यानी रोडेंट्स हैं। सुभेद्य जातियां, दुर्लभ जातियां, इनको हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। पौधों और प्राणियों की स्थानिक जातियों की अगर हम बात करें तो वे जातियां जो किसी स्थान विशेष पर मिलती हैं, उसके अलावा वे कहीं नहीं मिलती। जैसे निकोबारी कबूतर, ये अंडमान निकोबार के अलावा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अंडमानी जंगली सुअर, अंडमानी टील, अरुणाचल के मिथुन, ये पर्टिकुलर उन्हीं जगहों पर मिलते हैं, किसी अन्य स्थान पर नहीं। पौधों और प्राणियों की लुप्त जातियों के उदाहरण अगर हम देखें तो एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख। अब वनों के ह्रास की समस्या को किस प्रकार हल किया जा सकता है? तो वनों की ह्रास की समस्या के लिए सामाजिक वानिकी द्वारा वनों का विस्तार, वन महोत्सव का आयोजन करके अधिक से अधिक पेड़ों का रोपण और पेड़ों के महत्व को लोगों के बीच में देना। जैसे इस समय वृक्षारोपण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इस तरह के प्रयास लगातार किया जाना वनों के ह्रास की समस्या को हल कर सकता है। भारत में हाथी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ऐसे 2 राज्यों के नाम बताइए जहां हाथी सबसे अधिक मिलते हैं। तो उष्ण विषुवतीय
क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में हाथी प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। इनमें केरल और कर्नाटक के अलावा असम में भी हाथी पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? यह किस तरह की भूमि और जलवायु में आता है? जलवायु में अपना अनुकूलन कर पाता है। तो असम और पश्चिम बंगाल में यह मिलता है। यह उष्ण और आर्द्र दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का जो है एक सींग वाले गैंडों का प्राकृतिक आवास है। एशियाई सिंहों का डेरा कहाँ पर स्थित है और यह किस राज्य में है? तो यह गिर राष्ट्रीय उद्यान है और गुजरात राज्य में है, सौराष्ट्र संभाग में। विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव की क्रियाएं प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास के कारण हैं। तो ये हम पूर्व में इस सवाल को हल कर चुके हैं। एक बहुत अच्छा, गरीबी पर्यावरणीय निम्नीकरण का सीधा परिणाम है, समझाएं कैसे? तो भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी पर्यावरण के निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। वजह कई मूल जातियां वनों पर निर्भर होती हैं और वनों के विनाश के कारण ये निर्धन होती जाती हैं और हाशिए पर भी आती हैं। ये मतलब पर्यावरण का निम्नीकरण से समुदाय में सांस्कृतिक विविधता आती है, अर्थात अमीर और गरीब की खाई बनती जाती है। ये समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, आध्यात्म आदि सभी के लिए जंगलों पर निर्भर होते हैं और जब वनों का विनाश होता है तो इनकी निर्भरता वहाँ से समाप्त होती है और इनके लिए कठिन दिनों की शुरुआत हो जाती है। इन समुदायों को चारा, खाना, पानी इत्यादि सामग्री जुटाने के लिए लंबी दूरी तय करना पड़ती है, जिसकी वजह से उनके परिवारों में संकट की स्थिति आ जाती है और गरीबी के रूप में लक्षण सामने आते हैं। प्रश्न क्रमांक 19वां, भारत के कितने भाग पर वन आवरण है? वन है मतलब इसका उत्तर है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन आवरण है। भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो इसका उत्तर आएगा 24.56% भाग पर वन है, जबकि होना चाहिए 33% भाग पर। विश्व की कुल जैव प्रजातियों में से भारत में कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो आएगा 8%, जो 16 लाख प्रकार की प्रजातियों में डिवाइड है। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संघ का नाम क्या है? इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सामान्य जाति के अंतर्गत वर्गीकृत जीव जंतु ये दिए हुए हैं, संकटग्रस्त के ये हैं, नीली भेड़ इत्यादि सुभेद्य जाति के अंतर्गत आते हैं, जबकि दुर्लभ जाति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हॉर्नबिल और अन्य जो है हॉर्नबिल, भूरा भालू जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, वो इस तरह के जानवर दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। स्थानिक में अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर ये आते हैं। लुप्त में चीता एशियाई और बत्तख गुलाबी सिर वाली। सन 1951 से 1980 के बीच कितना वन क्षेत्र खेती की भेंट चढ़ गया? तो इसका उत्तर आएगा 26,200 वर्ग किलोमीटर। डोलोमाइट के उत्खनन से किस वन क्षेत्र को संकट पहुंचा है? तो पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व को। और इसमें जनरली क्या होता था, बक्सा टाइगर रिजर्व में हाथियों के आने जाने का भी एक मार्ग था, जो कि इस खनन के कारण अवरुद्ध हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 1972 को। यह सवाल परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है ये। और इसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ? 1973 से। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ और उसके 1 साल बाद टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। भारत के प्रमुख बाघ परियोजनाएं मतलब टाइगर प्रोजेक्ट्स के नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सरिस्का सेंचुरी, मानस टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व हैं। सरकारी तौर पर वनों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है? तो 3 प्रकार से, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इनको प्रशासनिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो उत्तर यही होगा। भारत देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका उत्तर आएगा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। जन भागीदारी के माध्यम से संरक्षित प्रमुख जैव परियोजनाओं के नाम सरिस्का बाघ परियोजना और भैरव दाव डाकौ सेंचुरी।
जैव विविधता से आप क्या समझते हैं देख चुके हैं, सामान्य प्रजाति बन चुकी है। ये दोबारा से फिर वही प्रश्न को लगता है कॉपी पेस्ट हो गया, इसलिए आपके सामने फिर से आ गए। अब संवर्धन वृक्षारोपण से आप क्या समझते हैं, तो जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के वृक्षों का आरोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं, और इसकी वजह से प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान पहुंचा है। अगला प्रश्न, संसाधनों के कम होने पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो संसाधनों के कम होने पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे ईंधन, चारा, पेयजल, अन्य मूलभूत चीज़ें। इन संसाधनों की कमी से महिलाओं को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको शारीरिक समस्याएं होती हैं और बीमार भी वे हो सकती हैं, और इसका पूरा असर एक महिला जब बीमार पड़ती है तो उसके पूरे परिवार पर, उसके बच्चों पर पड़ता है। इस तरह से बच्चे कई बार शिक्षा लेने तक से वंचित हो जाते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पर टिप्पणी लिखिए। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। इसके अंतर्गत संरक्षित प्रजातियों को एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई और उनके शिकार पर पाबंदी लगाई गई। साथ ही वन्यजीव के व्यापार पर रोक लगाई गई, वन्यजीव के आवासों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई और कई तरह के नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाए गए। प्रश्न क्रमांक 44वां फिर से रिपीट है, 45वां फिर से रिपीट है। अब ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, टिप्पणी लिखो। स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षण में भागीदारी का एक उदाहरण है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या संयुक्त वन प्रबंधन। यह उड़ीसा के द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसे भारत सरकार ने अपनाया, जो 1988 से चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत गांव के लोग अपनी संस्था का निर्माण करते हैं और संरक्षण संबंधी क्रियाकलापों पर काम करते हैं। उसके बदले में सरकार कुछ वन संसाधनों का इस्तेमाल करने का अधिकार उन समितियों को दे देती है। इस पाठ से बनने वाले अधिकतम प्रश्न आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। चलिए, आपका दिन शुभ हो, आप सफल हो और इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नोत्तर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि यदि आपको इस पूरे कंटेंट की PDF कॉपी चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को क्लिक करना है और आप उसकी PDF कॉपी डाउनलोड कर लेंगे। PDF कॉपी तो डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन आप लिखकर प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको परीक्षा में अंक मिलेंगे नहीं। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको प्रश्नोत्तर ठीक लगे हों, तो इसको अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।